गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम पंकज दीक्षित है और मैं एक मध्य प्रदेश के बहुत खूबसूरत शहर जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर से आपके सामने लाइव आया हूँ। इस वक्त हमारे देश में दो मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत चल रहे हैं, जिनके बारे में विचार करना, उनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। सबसे पहला मुद्दा जो है वो है बेरोजगारी का मुद्दा, और दूसरा मुद्दा जो है जो सरकार के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उससे लोग सहमत हैं या असहमत हैं। जो युवा पीढ़ी है जो नौकरी की तलाश में भटक रहा है, वो उससे किस प्रकार से सहमत है या किस प्रकार से असहमत है। तो सबसे पहले हम बेरोजगारी की ही बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे देश का व्यक्ति तब तक ईमानदार है जब तक उसे कमाने का मौका नहीं मिला, चाहे वो फिर आप हों या मैं हूं। भगवान ना करे कि ये चीज़ कभी मुझ पर लागू हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे बेरोजगारी की बात करते हैं, तो इसमें मैं कुछ सेक्टर को लूँगा। कोई भी व्यक्ति उन सेक्टर को लेकर पर्सनली ना हो, किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है, केवल वो सेक्टर एक एग्जाम्पल के रूप में होंगे। मैं चाहता हूं कि मेरी बातों के माध्यम से अगर सरकार कुछ समझे, सरकार को समझ में आए और अगर वो चीज़ें अप्लाई करे तो शायद हो सकता है कुछ सॉल्यूशन निकले, वरना मुझसे भी बड़े लोग, बहुत समझदार लोग सरकार में हैं। सबसे पहले हम बेरोजगारी की बात करते हैं और इसमें एक सेक्टर को लेता हूं मैं, वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंक में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, उनकी जॉब है, पीओ हैं, मैनेजर हैं, क्लर्क हैं। मेरे दोस्त हैं, मैनेजर हैं, क्लर्क हैं, मेरे टीचर भी हैं, मैनेजर हैं। उन सब से उनकी समस्याएं सुनता हूं और मुझे जानकारी भी है। नौकरी का टाइम तो स्टार्ट होता है, ख़त्म होने का टाइम पता नहीं होता कि उस दिन वो टाइम ख़त्म होगा कि नहीं होगा। सुबह 9 बजे नौकरी स्टार्ट होती है और रात में 9 बजे 10, 11, 12 जब वो पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं बैंक से, तभी घर वापस आ पाते हैं। 40,000 की तनख्वाह मिलती है पीओ को। 40,000 में उसे 12, 13, 14 घंटे काम करना पड़ता है। बताइए कैसे खुश रहेगा वो व्यक्ति। हमारे देश का व्यक्ति, युवा, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी नहीं बनना चाहता है। वो चाहता है कि उसके घर वालों के लिए एक छोटा सा मकान हो, सर पर छत हो, 2 वक्त का उन्हें वो खाना खिला सके, आने जाने के लिए एक छोटी सी गाड़ी हो, भले वो 2 व्हीलर ही क्यों ना हो, और भगवान ना करे कल के दिन कोई बीमार पड़ जाता है तो इलाज कराने के लिए थोड़े से पैसे हों। और एक छोटी सी नौकरी, एक अच्छी नौकरी में इतनी सारी चीज़ें की पूर्ति की जा सकती है। बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। अगर एक बंदे को आप 40,000 रुपये देते हैं, एक छोटे से लेवल से ही शुरू करता हूँ, जब वो ज्वाइन करता है पीओ के रूप में, उससे आप 12, 13, 14 घंटे काम लेते हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 2 शिफ्ट कर दें, 6-6 घंटे की शिफ्ट कर दें, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक और 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक, जब 6-6 घंटे की आप शिफ्ट कर देंगे तो 6 घंटे में बंदा खुशी खुशी नौकरी करेगा, पूरी एनर्जी के साथ नौकरी करेगा। अब तनख्वाह उसे भले 40,000 की जगह 25,000 दे, अगर उसे लगेगा कि कम है तो जो अगले 6 घंटे नौकरी करने के बाद उसके पास टाइम है, वो अपना टाइम चाहे तो फैमिली को दे सकता है। उसे तनख्वाह कम लगती है तो दूसरी जॉब भी कर सकता है उस ड्यूरेशन में। लेकिन जब आप 2 शिफ्ट में कर देंगे तो 2 लोगों को तो नौकरी मिल जाएगी, व्यक्ति खुश रहेगा। केवल आपके 10,000 रुपये एक्स्ट्रा हुए, लेकिन आपके वर्किंग आवर्स भी तो बड़े हैं, एनर्जी भी तो बड़ी है। सुबह 8 बजे शुरू होकर रात्रि 8 बजे तक खत्म होगा। किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती दबाव नहीं बनाया गया, जबरदस्ती जॉब भी नहीं करवाई गई। इससे लोग खुश रहेंगे, जॉब्स क्रिएट होंगे, सेक्टर लाए जाएं ऐसे जहां पर आप 2 शिफ्ट में काम कराओ, लोग खुश भी रहें, भले तनख्वाह थोड़ी सी कम दो। अगर आप नए नए सेक्टर लेकर आओगे, नए नए चीजें लाओगे, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी कुछ हद तक कंट्रोल जरूर होगी, ये तय है। कई ज़्यादा सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आप टाइमिंग तो डिसाइड कर सकते हो कि 8 घंटे की नौकरी है, 6 घंटे की नौकरी है, लेकिन उनके वर्किंग आवर कई बार खत्म होते ही नहीं है, तो उनकी तनख्वाह मत काटिए। जो आप रूटीन में चला रहे हैं वही रहने दीजिए, भले शिफ्ट
आगे पीछे कर दीजिए, या फिर एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स का पैसा उन्हें देने लगिए। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है, भाई यार इज्जत करो इन लोगों की, इन लोगों पर बहुत प्रेशर होता है पुलिस वालों के ऊपर। फैमिली का प्रेशर अलग होता है, पॉलिटिकल प्रेशर अलग होता है, माफिया प्रेशर अलग होता है, सीनियर्स का प्रेशर अलग होता है। बहुत बहुत दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। मेरे पहचान वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव में हैं जो लोग पुलिस में हैं, इसलिए मुझे चीज़ों के बारे में पता है, आपको भी पता होगा। तो ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर सरकार को अपने हिसाब से सोचना चाहिए। मेरे अंदाज से इसमें भी 2 शिफ्ट की जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद कोई व्यक्ति अगर एक्स्ट्रा काम करता है किसी कारणवश, तो उसे उस एक्स्ट्रा वर्किंग का भी पैसा मिलना चाहिए, जिससे लोग खुश रहेंगे कहीं ना कहीं। इस प्रकार से नई नई जॉब्स क्रिएट होंगी। 2 या 3 शिफ्ट जब चलेंगी तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी कंट्रोल होगी। दूसरा हम मुद्दा की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है कि संविदा के रूप में 5 साल तक रखा जाएगा शिक्षक को, जो नई भर्ती होगी, और उसमें उन्हें प्रमाणित करना होगा कि वो काबिलियत रखते हैं। हर साल उन्हें एक टेस्ट देना होगा जिसमें 60% नंबर उनके आना कंपलसरी है। अगर उससे कम आते हैं तो उन्हें नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा। अधिकतर लोग इस डिसीजन से नाखुश हैं। अधिकतर क्या, अगर मैं बोलूं तो 99% जो लोग हैं वो नाखुश हैं, युवा पीढ़ी। मध्य प्रदेश में तो संविदा वाला हिसाब किताब शुरू से ही चल रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं था। अच्छा, आप ये बताइए, आपके पहचान वाले कई सारे टीचर होंगे, कई आपके दोस्त भी होंगे, आपके रिलेटिव भी होंगे, खुद आपकी फैमिली में से होंगे, और अगर कोई नहीं है तो भैया पढ़े तो आप एक टीचर से ही होंगे। मैं भी टीचर से पढ़ा हूँ, कई सारे टीचर ने पढ़ाया है मुझे। कई सारे टीचर थे जो जितना टाइम होता था वो पूरा टाइम देते थे और पूरे मेहनत के साथ पढ़ाने आते थे। लेकिन अधिकतर ऐसे भी टीचर थे जो महीने में केवल 4 दिन पढ़ाने आते थे। आप बताइए, वो जब 4 दिन पढ़ाने आएंगे तो सरकार फ्री का पैसा देगी क्या? और जब वो 4 दिन महीने में पढ़ाने आएंगे तो वो घर पे क्या पढ़ा रहे होंगे? कुछ नहीं। क्या बच्चों को पढ़ा रहे होंगे? कुछ नहीं। उनकी नॉलेज क्या होगी? 0। सिंपल सी बात है। जब कोई पढ़ेगा नहीं, पढ़ाएगा नहीं, तो नॉलेज होगी क्या? 0। जो आता होगा वो भी भूल जाएगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि सरकारी स्कूल में टीचर सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन वो तभी अच्छे होते हैं जब वो सिलेक्ट हुए होते हैं। बाकी फिर वही अच्छे रह जाते हैं जो लगातार पढ़ा रहे होते हैं, अपनी मेहनत से काम कर रहे होते हैं। जो मक्कारी कर रहे होते हैं उनकी 1-2 साल बाद नॉलेज 0 हो जाती है, कुछ नहीं बचता है। इसलिए ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आपका सोचना सही हो, मेरा सोचना गलत हो, लेकिन ये मेरा पॉइंट है। इसमें हर किसी टीचर को मैंने शामिल नहीं किया है। बहुत सारे टीचर अपनी मेहनत के साथ भी काम करते हैं। आप सोच के देखिए, जो टीचर हफ्ते में 4 दिन पढ़ाने आ रहा है और जो बच्चा उस टीचर से पढ़ रहा है, बचपन से ही उसके मन में क्या भर चुका है कि इनकी नौकरी बहुत अच्छी है। 4 दिन पढ़ाने आते हैं हफ्ते में, पढ़ कुछ नहीं रहा है, तो आगे चल के क्या सोचता है? वही मक्कारी वो दोहराने की कोशिश करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना काम नहीं करेगा तो दूसरा व्यक्ति क्या सीखेगा? और टीचर एक प्राथमिकता होती है किसी बच्चे को अच्छा इंसान बनाने की, और वो प्राथमिकता वहाँ ख़त्म हो जाती है जब आप एक हफ्ते में 1 ही दिन पढ़ाने जाते हैं या महीने में 4 दिन पढ़ाने जाते हैं। वो बच्चा क्या सीख रहा है? मक्कारी सीख रहा है और कुछ नहीं सीख रहा है। शुरुआत ही वहीं से खराब होती है। इसलिए ऐसे टीचर को तो किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं चाहिए, किसी भी हालत में। और जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट टर्मिनेशन होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर उसे टर्मिनेट कर देंगे तो उसकी फैमिली वालों का क्या दोष है? अरे भैया, जिसकी नौकरी नहीं लग रही है उसका क्या दोष है? जो मेहनत करके एग्जाम दे रहा है उसका क्या दोष है? अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, या सरकार के दिमाग में ये आ सकता है कि अगर किसी टीचर को हटा दिया जाए तो उसके लिए इमीडिएटली टीचर कहाँ से लाया जाए। तो ये एक तरह से ये एक परीक्षा कराई जानी चाहिए जिसमें कई सारे बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग भी करा देनी चाहिए। अगर कोई टीचर जाता है तो उसी सब्जेक्ट का जब कोई बच्चा ट्रेनिंग लेकर बैठा है तो इमीडिएटली उसकी जगह पर आ जाए। और एक जवाबदेही ऐसी भी तय होनी चाहिए कि अगर टीचर
स्कूल में 1 महीने से नहीं आ रहा था किसी गांव में या किसी वार्ड में, तो सरपंच उस गांव का क्या कर रहा था, उस वार्ड का जो पार्षद है वो क्या कर रहा था। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन सरपंच या पार्षद को जाना ही चाहिए स्कूल में, पूछना चाहिए, ये अधिकार सरकार को देने चाहिए। और अगर जाना चाहिए और कंप्लेंट करनी चाहिए उस टीचर की। अगर नहीं करता है इसका मतलब प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व है, टीचर भी इन्वॉल्व है और वो सरपंच या पार्षद भी इन्वॉल्व है, और सबको इमीडिएट टर्मिनेट ही होना चाहिए और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सरपंच टर्मिनेट होता है तो उसके आगे पीछे जो भी है, जो दूसरे तीसरे नंबर पे आए थे, उन्हें उप सरपंच है सरपंच बना के प्रमोट करना चाहिए। जो ऑलरेडी वर्किंग हैं उन्हें प्रिंसिपल या जिला शिक्षा अधिकारी जिस लेवल पर हो उसकी ट्रेनिंग देकर पहले ही से ऑलरेडी तैयार होना चाहिए कि अगर कोई भी मक्कारी, अगर टीचर मक्कारी कर रहा था तो प्रिंसिपल ने क्यों खबर नहीं दी, और अगर प्रिंसिपल ने खबर नहीं दी इसका मतलब कहीं ना कहीं मक्कारी है और मिलीजुली है। तो इमीडिएटली एक चैन है जिसे खत्म करना ही पड़ेगा और इमीडिएटली उसके लेवल पर लोगों को लेकर आओ। इसी के बाद ही चीजें सही होगी। सरकार को स्कूलों पर ध्यान देना चाहिए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए। अगर एटमॉस्फेयर अच्छा क्रिएट नहीं होगा तो कैसे पढ़ाने में मन लगेगा। जिस विद्यालय में बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम सही से नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी टपक रहा है छत से, वहाँ कैसे कोई ढंग से पढ़ा पाएगा। जब भी कोई स्कूल बनाया जाए तो ये भी पता होना चाहिए कि जो स्कूल बनाया गया वो किस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाया गया। अगर स्कूल को सही से नहीं बनाया गया, उसकी मरम्मत सही से नहीं की गई और पानी टपक रहा है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है, वो इंजीनियर जिम्मेदार है जिसने उस स्कूल को पास किया है। इमीडिएटली सबको जवाबदेही तय करके हटाया जाना चाहिए और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई चांस देने की ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत बैठे हुए हैं, तभी चीज़ें सही होंगी। और पूरी रिकवरी होना चाहिए, जिसने भी बनवाया है उससे पूरी रिकवरी की जानी चाहिए, चाहे उसकी प्रॉपर्टी बेचकर सरकार को पैसे वसूल करने पड़े, और वो रिकवरी करके फिर से वो स्कूल बनवाना चाहिए। मेरा बस यही बताने का मोटिव था। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, हो सकता है किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा रहे हैं, वो जिम्मेदारी को सही से निभाया जाना चाहिए। किसी की प्रेजेंट को, किसी टीचर की प्रेजेंट को अगर आपको शो करवाना है तो उसका भी एक सिंपल सा ऑप्शन है। आजकल व्हाट्सअप है, 2 सेकंड 3 सेकंड का वीडियो बनवाइए, एक बच्चे को सामने खड़ा कर दीजिए टीचर के साथ में, जिसमें टीचर का भी वीडियो, बच्चे का भी वीडियो, 3 सेकंड में बच्चा बता दे कि आज कौन सी तारीख है और कौन सा विद्यालय है। और डेली बच्चा चेंज होना चाहिए। 2-3 सेकंड का वीडियो अगर आप डेली डालेंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1-2 दिन आपको ऑड लगेगा, उसके बाद रूटीन में आ जाएगा। इससे ये तय हो जाएगा कि हाँ आप कंटिन्यू वहाँ पर पढ़ाने जाते हैं। आने का टाइम और जाने का टाइम दोनों समय का वीडियो होना चाहिए, और बच्चा कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए, और डेली एक ही बच्चा नहीं होना चाहिए, बच्चा बदलना चाहिए। इससे प्रेजेंट्स होगी, और ये आप दिमाग लगाकर हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, हर सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने टीचर का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि 100% पॉपुलेशन टीचर को जानती है। अगर मैं इनकम टैक्स ऑफिसर का एग्जांपल लेके आपको बताता तो शायद 50% लोग नहीं जान पाते, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं किसी को गवार कोई नहीं होता है, जो कई बार शब्द सुनने में आता है गवार, भैया कोई नहीं होता है। तुम जितना पैसा, तुम जितनी सुविधाएं उसके पास नहीं थी, इसलिए वो शायद नहीं पढ़ पाया। किसी को गवार मत बोला करिए। अपने हिसाब से हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है, अपने हिसाब से सोच रखता है। आज गमछा लगा रहे हो ना तौलिया मुंह से, बड़े बुजुर्ग लगाते थे, तब लगता था गांव के हैं। वही तौलिया काम में आ रही है कि नहीं आ रही? बुजुर्गों की बातें पूरी तरह से सही हैं। अगर उन्हें मानोगे तो बहुत अच्छे रहोगे, और नहीं मानोगे तो बेटा मजबूरी में मानना पड़ेगी, लेकिन मानना जरूर पड़ेगी। समझ में आ रहा है? बुजुर्गों के साथ बैठा करिए, उनके साथ समय बिताया करिए, बहुत खुश रहेंगे आप लोग। अपनी जन्मभूमि पर ध्यान दीजिए, कर्मभूमि पर ध्यान दीजिए। शहर तब तक अच्छा है जब तक आपके पास पैसा है।
और आपके पास पैसा नहीं है तो समझिए बहुत कष्ट में जीवन गुजरने वाला है आपका। इसलिए एक अच्छी नौकरी है, सम्मान के साथ वो नौकरी करिए, और नहीं है तो अपनी खेती बाड़ी जो भी है उससे भी सम्मान के साथ करिए। उधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो रात में वीडियो बनाया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। किसी को बुरा लगा हो तो मेरी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ उस व्यक्ति से। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।